हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आज से हम अपनी क्लासेस लेकर आएंगे 100 डे क्रैश कोर्स के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आज से हम शुरू करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की और आज जो हम अपना टॉपिक देखेंगे वो है हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या पर्यावरणीय और वायुमंडलीय संरचना। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारी वायुमंडल की संरचना कैसी है। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है और उन गैसों का क्या क्या उपयोग है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न वायुमंडल की परतें और ये जानेंगे कि वो कहां पर कैसे स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीजें शुरू करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वायुमंडल कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसा एक अनुमान है कि ये जो पृथ्वी है हमारी, इसके चारों ओर एक गैस की परत है और इस गैस की परत में बहुत सारी विभिन्न गैसें मौजूद हैं और इसी गैसों के इस आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये तो हुई वायुमंडल की परिभाषा। आइए जानते हैं जो सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी या और भी अन्य एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं वो इस पर पूछे गए हैं कि गैसों का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम ये देखें कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में मौजूद हैं, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस मौजूद है और यह लगभग 78.05% हमारे वायुमंडल का भाग घेरती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का आता है और ऑक्सीजन लगभग 20.95% हिस्सा घेरती है। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसी क्रम में हमारी गैस आती है एर्गन और एर्गन गैस लगभग 0.93% हिस्सा घेरती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस और ये लगभग 0.037% हिस्सा घेरती है। और इसके बाद जो बची हुई जगह है वो अन्य गैसेस लेती हैं, अदर गैसेस जिनको हम अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं वो सारी लेती हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी गैस हैं और उनका क्या उपयोग होता है। देखिए, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से पहले तोड़कर और उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो अपने प्रयोग में लाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारी जीवनदायी गैस है, जिससे जो भी हमारे मनुष्य हैं या जो भी अन्य प्रजातियां हैं उन्हें जीवन मिलता है, वो ऑक्सीजन के बल पर ही जीवित रहते हैं। अगर एर्गन की बात करें तो एर्गन का इस्तेमाल उद्योग में होता है, जैसे अगर देखा जाए तो ये लाइट के बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी का तापमान ना तो ज्यादा बढ़ता है और ना तो कम घटता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो जाए तो यह ग्रीन हाउस का प्रभाव ला देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो यह कहा जा सकता है कि जो भी सूर्य से हमारे पृथ्वी को हीट मिलती है वो हीट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और वो पृथ्वी को गर्म करना शुरू कर देती है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ती जाएंगी एक तरीके से और पृथ्वी गर्म होती जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज है। और अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट चेंज में भी सहायक होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय बहुत ही बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस। तो प्रश्न में अगर ये पूछा जाता है, देखिए ये जो गैस होती, ये गैस होती, इन सब के बारे में तो जनरली हमें पता होता है कि वायुमंडल में हमारे ये सारी गैसें सबसे ज्यादा हैं। जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो इन दोनों का कंपोजिशन पूछा जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप NOAC को भी याद रख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में आता है। तो आगे से जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए जिसमें हमारे वायुमंडल की गैसों के बारे में पूछा जाए तो आपको इस क्रम में याद रखना है और अपने सही उत्तर को चुन लेना है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर
अगर हम लोग बात करें कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके बाहर ये जो गैसों का आवरण है ये हमारा वायुमंडल है, तो इसमें देखिए मुख्यतः पांच परतें होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे नंबर पर आती है मेसोस्फियर, चौथे नंबर पर आती है थर्मोस्फियर या आयोनोस्फियर, और पांचवें नंबर पे आती है एक्सोस्फियर या बाह्यमंडल। अब हम लोग एक एक करके इन सारी परतों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सवाल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कहां से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, इसको हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो देखिए, अगर ये पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक हमारी क्षोभ मंडल होती है। जो भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जो छोटे विमान होते हैं क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। और अगर हम तापमान की बात करें तो देखिए, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको। अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारी ट्रोपोस्फियर की। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। दूसरी परत हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। तो देखिए, यह जो परत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रश्न आते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? जो परतें होती हैं उनकी विशेषताओं से पूछे जाते हैं। तो इस परत की क्या विशेषता है? देखिए, इस परत में, इस लेयर में O3 यानी ओजोन पाई जाती है। और इस परत की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो देखिए, ये लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो यह 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और देखिए, जो सैन्य विमान होते हैं, सैन्य विमान या स्टेल्थ फाइटर जेट्स, वो इसी परत में उड़ते हैं, इसी स्ट्रेटोस्फियर में वो उड़ते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अगर सवाल पूछा जाएगा तो देखिए, या तो यहां से पूछा जाएगा कि ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, और दूसरी बात, या तो उसकी मोटाई पूछ ली जाएगी कहां से कहां तक पाई जाती है, और या तो ये पूछ लिए जाएंगे कि मिलिट्री फ्लाइट्स जो होती हैं या स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं वो कहां पर उड़ते हैं। तो इन्हीं में से सवाल बनेगा। और अगर यहीं पर एक बात आ गई कि ओजोन पाई जाती है, तो देखिए, ओजोन को मापने के लिए, ओजोन को
मापने का मात्रक डॉब्सन यूनिट होता है। ये डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है और ज्यादातर क्वेश्चन की संभावना यहीं से है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद अगली लेयर हम देखते हैं। अगली लेयर हमारी है मेसोस्फीयर की। तो देखिए यहां पर जो उल्का पिंड होते हैं वो जलकर धरती की सतह पर आते हैं, सतह पर गिरते हैं। और अगर इसकी हम मोटाई की बात करें तो यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगर हम यहां पर देखें तो ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। अगर ये हमारी ट्रोपोस्फियर है और ये हमारी स्ट्रेटोस्फियर है और ये हमारी मेसोस्फियर है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है और उल्कापिंड जो मेटेओराइट्स होते हैं वो इसी लेयर में जलकर राख हो जाते हैं और जिससे धरती को नुकसान नहीं होता। जो बड़े उल्कापिंड होते हैं सिर्फ वही धरती की सतह तक पहुंच पाते हैं। तो ये इसकी खासियत है। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे कि मेटेओराइट्स किस लेयर में पाई जाती है, किस लेयर में जल जाती है, या तो इसकी मोटाई पर बनेंगे। इन्हीं दो से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप यहां तक इतना पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर अगली लेयर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली लेयर है हमारी वो है आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। देखिए थर्मोस्फीयर है और आयनोस्फीयर उसका एक भाग ही है। ठीक है, देखिए इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में तापमान बढ़ने लगता है और इस परत में चार्ज पार्टिकल्स जैसे आयन वगैरह होते हैं, किसी गैस के चार्ज पार्टिकल्स जैसे आयन वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य की फ्लेयर्स होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो उन सबसे क्या होता है, यहां पर जो डिस्टर्बेंस होती है इस लेयर में, तो उससे क्या होता है, इसके पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। इसलिए यहां पर घर्षण की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यहां पर रेडियो वेव्स, जो रेडियो तरंगें होती हैं, परिवर्तित होती हैं जिससे संचार संभव हो पाता है, जिससे संचार संभव होता है। तो ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर पूछे जाएंगे। और अगर इसकी मोटाई की हम बात करें तो यह 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पांचवी लेयर है हमारी, और या सबसे बाहरी लेयर जो है वह है एक्सोस्फीयर। इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह परत सबसे बाहरी परत है और यहां पर वातावरण बिल्कुल भी नहीं होता, यहां पर कोई गैसेस भी नहीं होती हैं। अगर हम इस गैस की खासियत अगर इस परत की कोई खास बात की बात करें हम, तो देखिए जो लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, वो इस परत में पाई जाती हैं। और अगर इसकी बात करें तो कम सघनता में पाई जाने वाली हल्की गैस
जैसे हीलियम और हाइड्रोजन ही सिर्फ यहाँ पर पाई जाती है, और कोई गैस नहीं मिलती है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि वो हल्की होती है इसलिए ज्यादा ऊपर तक जा सकती हैं और ज्यादा ऊपर की ऊंचाई को पा सकती हैं, इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन ही यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे, अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और भारत की अवस्थिति क्या है। तो अगर आपने अभी इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।